नमस्कार दोस्तों। ये कहानी का 13वां पार्ट है और ये कहानी का 12वां पार्ट है। इसके आगे की कहानी, कायनात अपने गुस्से को और दर्द को काबू नहीं कर पा रही थी। उसने अपना सर पीछे सोफे पर टिका दिया और गहरी सांस लेने लगी। तभी उसे अपने बालों में किसी की उंगलियां महसूस हुई। परेशानी, गुस्सा और नफरत झलक रहे चेहरे पर हल्की सी सुकून भरी मुस्कुराहट भर आई। उसने आंख बंद किए हुए ये बिना देखे कहा, मिस्टर ठाकुर, ये आप ही हैं ना? आफ्टर ऑल इट्स मी बाय द वे नॉट बैड। मिस्री बिना मुझे देखे सिर्फ मेरी छुअन से मुझे पहचान गई। सही जा रही हो। आई एम इम्प्रेस्ड। अरमान आंखों में शरारत लिए बोला, जिस पर कायनात ने आंखें खोल अपनी नीली आंखों से उसे झपटते हुए कहा, आप नहीं सुधर सकते। मैं आपको पहचान गई क्योंकि मेरे घर में आने की हिम्मत किसी में नहीं है। एक आप ही है जो चोरों की तरह घुस आते हो। अरमान, ओहो, सो आया ओनली, मतलब बहुत खास हुआ ना मैं तुम्हारे लिए। क्या बात है, आज तो तुम मुझे सारा इम्प्रेस करने में लगी हो। सुधर जाइए मिस्टर ठाकुर, आपकी फ्लर्ट करने की आदत किसी दिन महंगी ना पड़ जाए। अरमान, अभी तक हम ठीक से बिगड़े कहाँ हैं। रही बात महंगी पड़ने की, तो अरमान ठाकुर को सस्ती चीज़ों का शौक नहीं। कायनात, मिस्टर ठाकुर, आप ये क्यों कर रहे हैं? कायनात बार बार अपनी गर्दन पीछे की ओर घुमा रही थी और अरमान उसका सर पकड़कर वापस सोफे पर टिकाकर मसाज कर रहा था उसके सर की। अरमान, बिकॉज जब भी कभी कुछ सोचकर मेरा दिमाग ब्लास्ट होता था, जब भी मुझे बहुत गुस्सा आता था या मुझे रोने का दिल करता था, तो मोम ऐसे ही मेरे बालों में उंगलियां घुमाते हुए हल्के हाथों से मसाज करती थी एंड मैं अपने अंदर के सारे इमोशंस बाहर निकाल देता था। ट्रस्ट मी, एक बार अंदर का सब कुछ बाहर आ जाए फिर बहुत रिलीफ मिलता था। कायनात एक ठंडी आ भरते हुए बोली, रिलीफ को शायद ही कभी महसूस किया हो। एक के बाद एक इतना कुछ हो गया कि रिलीफ का वक्त मिला ही नहीं। काश मैं भी आम लोगों की तरह अपनी इमोशनल भार ला पाती, पर मैं कमज़ोर नहीं पड़ना चाहती। बहुत कुछ दाव पर है। अरमान ने कुछ पल नीली आंखों में देखा जिसमें नमी सूख चुकी थी और अब सिर्फ खालीपन पसरा था। आंसू कमज़ोर नहीं बनाते मिश्री, दर्द कम करने का काम होता है इनका। रोने वाले कभी कमज़ोर नहीं होते, ये सबसे ज़्यादा मजबूत होते हैं जो अपना दर्द भा देते हैं, फिर ज़िंदगी का डट कर सामना करते हैं। जैसे आग में अगर थोड़ा पानी का छींटा मारो तो आग बुझ नहीं पाती, उसकी लपटें और ऊपर तक आती हैं। उसी तरह आंसू भी तुम्हारे अंदर की आग को बुझाएंगे नहीं, बल्कि तुम्हें मजबूत करेंगे। खुद को एक बार आज़ाद करके देखो। कायनात का चेहरा सर्द हो चला था। कुछ पल शांत रहकर बोली, दर्द की उस हद तक पहुंच चुकी हूँ जहाँ मेरे आंसू दफन हो चुके हैं। बचपन में कोई मेरे आंसू ना देख ले इसलिए छिप कर रोती थी, कभी बेड के नीचे तो कभी बाथरूम में। फिर धीरे धीरे आंसुओं को छिपाना सीख गई, अंदर ही अंदर रोते हुए मुस्कुराना सीख लिया मैंने। धीरे धीरे वक्त इतना बेरहम हो गया कि रोना तो कब का भूल चुकी हूँ, मुस्कुराना भी भूल गई। गुस्सा और नफ़रत के अलावा कोई इमोशंस बचे ही नहीं मेरे अंदर। उसकी बात सुन अरमान खामोश हो गया। उसे कायनात के चेहरे पर दर्द की लकीरें उभरी नज़र आ रही थी, तो बहुत कुछ चाहता था, मगर कायनात को दर्द से लिपटा चेहरा खुद में बांध रखा था। वो कुछ कह ही नहीं रही थी। कायनात, आपकी कोशिश बेफिजूल है मिस्टर ठाकुर, छोड़ दो दीजिए मुझे मेरे दर्द के साथ मुझे किसी सहारे की आदी मत बनाइए। कहीं हर कदम पर आपके सहारे की आदत पड़ गई तो वहाँ आप खड़ा ना जा सके। अरमान, अब भले ही खुद को ना जानो, पर मैं तुम्हें छोड़ने से रहा। बात लड़खड़ाने की तो कभी लड़खड़ा कर देखना, संभालने के लिए मैं हमेशा मौजूद रहूँगा।
कायनात, विश्वास शब्द पर कभी विश्वास नहीं हुआ, मुझे फिर भी आप पर एतबार करने को दिल कह रहा है। आप ही बताइए, क्या एतबार करना सही है? अगर आपने इस विश्वास को तोड़ दिया तो अरमान, जहाँ एतबार ही वहाँ सवाल जवाब नहीं होते। एतबार करके देखो, किसी की नज़रों में गिर जाने से बड़ी सज़ा और कुछ नहीं हो सकती। अगर एतबार निभा ना सका तो अपनी नज़रों से उतार देना, वादा है फिर कभी सामने नहीं आऊँगा। कायनात, किया एतबार आप पर, लेकिन सोच लीजिए एक बार, जो मेरी नज़रों से उतर गया उसे सिवाय नफ़रत के और कुछ नहीं मिलता। उसके लिए मेरी नज़रों में नफ़रत होती है, सिर्फ नफ़रत। अरमान, मंजूर है? कायनात, एक सवाल पूछूं? अरमान, कायनात, क्यों संभालना चाहते हैं आप मुझे? हम तो महज अजनबी हैं, जिनकी मुलाकात बीते दिन ही हुई और पहली मुलाकात में लड़ाई हो गई। अगले दिन ही मुलाकात में आपस में हाथ उठाया। इसके सब के बावजूद आप मुझे संभालना चाहते हैं। अरमान, चाहता हूँ तुम्हें संभालना, क्योंकि तुम में दर्द का रिश्ता जुड़ा सा लगता है मुझे। कभी किसी दर्द से फ़र्क नहीं, मगर जब तुम्हें नशे में उस दर्द में तड़पते देखा, पहली बार किसी का दर्द मुझे महसूस हुआ। पहली बार किसी और का दर्द मेरी नज़रों में आंसू बनकर उतरा। बहुत तकलीफ़ सी हो रही थी मुझे तुम्हें उस हालत में देखकर, इसलिए मैं अपनी तकलीफ़ को राहत देना चाहता हूँ, और मैं राहत तुम्हारे दर्द पर मरहम लगाने से ही मिलेगी। कायनात, मैं कभी किसी का राहत बन ही नहीं सकती मिस्टर ठाकुर। मेरे आसपास वालों को हमेशा सिर्फ दर्द ही मिला है मेरी वजह से। मैं एक कालिक हूँ जो सबको दर्द के काली स्याह में रंग देती हूँ। अरमान, मैंने पहले भी कहा था और अब भी कह रहा हूँ, अगर तुम्हारे दर्द पर मरहम लगाने से मुझे दर्द मिलता है तो मंजूर है मुझे। अगर तुम स्याह रंग हो तो मैं अपना अस्तित्व खोना चाहता हूँ उस रंग में, और अब बस इस बारे में बहस और नहीं। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे इन दलीलों से मैं तुम्हें दर्द में छोड़कर चला जाऊंगा तो तुम गलत सोच रही हो। कायनात, बस एक बात बता दीजिए, किस रिश्ते से आप मेरे दर्द पर मरहम लगाना चाहते हैं? किस रिश्ते से आप मुझ में अपना वजूद खोना चाहते हैं? अरमान, तुम मानो या ना मानो, हमारे बीच दर्द का रिश्ता जुड़ गया है, तो इस रिश्ते के आगे बाकी रिश्ते खुद फीके पड़ जाते हैं। इस रिश्ते में हमें एक दूसरे से कोई उम्मीद नहीं होगी, बस दर्द का एहसास होगा, दर्द का मरहम होगा और वजह होगी। रही बात रिश्ते के नाम की, तो हम अभी इस रिश्ते को नाम दे देते हैं। कायनात की आंखें उसे देख रही थी। अरमान उसके सामने आया और घुटनों पर बैठकर बड़े स्टाइल से अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए बोला, सो मिस कायनात सूर्यवंशी, माय मिस्री, दुनिया के लिए तुम कायनात हो, पर मेरे लिए मिस्री। मिस्री सिर्फ अरमान की हुई। मिस्री विल एक्सेप्ट फ्रेंड्स, दोस्ती करोगी मुझसे? कायनात सोने का नाटक करते हुए बोले, लेट मी। अरमान बच्चों सा मुंह बना के, मिस्री कमोन यार, कितना भाव खाओगी? कायनात ने अपनी पट्टी बंदी हथेली आगे की अरमान से हल्के से हाथ में लिया। ओके मिस्टर अरमान ठाकुर, मिस्री आपकी दोस्ती स्वीकार करती है। अरमान, थैंक यू मिस्री। मिस्री अरमान की दुनिया के लिए तुम भी मुझे अरमान ही बुलाओगी क्या, या फिर अब भी मिस्टर ठाकुर ही कहने का इरादा है? कायनात, सही कहा आपने। अरमान आप दुनिया के लिए है, मेरे लिए आप मान हैं। मैं आपको मान बुलाऊं तो आपको बुरा नहीं लगेगा ना? अरमान, आप मुझे मान ही कहकर पुकार ना। ओके, इट्स नाइस। ना मान की दोस्ती मिस्री, मिस्री का दोस्त मान। तभी अरमान का फ़ोन बजा। एक्सक्यूज मी कहकर साइड में गया और बात करने लगा। कायनात उसकी तरफ देख रही थी। उसने खुद से कहा, आज तक कभी किसी पर भरोसा नहीं किया, क्योंकि यही सोचती थी कि भरोसा टूटने के लिए बना है
आज पहली बार इन वादों पर भरोसा कर खुद से वादा करती हूँ। मान, जिस तरह आप हमेशा मेरे साथ होते हैं मुझे संभालने के लिए, उसी तरह जब कभी भी आप लड़खड़ाएंगे मैं आपको ज़रूर संभालूंगी, फिर चाहे मैं खुद क्यों ना टूट जाऊं। उधर फ़ोन पर बात करने के बाद अरमान किसी सोच में गुम था। जब मिस्री ने रिश्ते के बारे में पूछा तो मेरी जुबान पर प्यार आया। क्या मुझे पर एक दिन में किसी से प्यार नहीं, इट्स नॉट पॉसिबल, या आई हैव अचेटमेंट। पर इसका मतलब नहीं कि मुझे वैसे भी अब मोहब्बत की मेरी ज़िंदगी में कोई जगह नहीं। बिकॉज आई हीट लव, नफ़रत करता हूँ मोहब्बत से। मिस्री से बस मुझे जुड़ाव है, मोहब्बत ना है ना होगी। अरमान कायनात के पास आया और बोला, मिस्री, डैड का फ़ोन था। वो कह रहे थे कि कोई शिवांश सिंघानिया की होटल का प्रोजेक्ट है, बिजनेस पार्टनरशिप वाली डील। अगर डील हुई तो हमें इस पर साथ काम करना होगा, एंड अगर डील नहीं हुई तो भी। इसके बाद अरमान और कायनात की बिजनेस मीटिंग शुरू हुई। दोनों एक दूसरे से बिजनेस के दाव पेच से जुड़ गए कर रहे थे, जिसका दोनों ही बखूबी जवाब दे रहे थे। लाइट को कैसे करना है लेकर हर छोटी से छोटी बातों के बारे में दोनों की काफ़ी देर बहस चली। कायनात, सो मिस्टर ठाकुर, यहाँ आई मीन मनाली का ठाकुर कंस्ट्रक्शन यही कुछ 4 साल पहले लगभग बंद हो गया था। बीते कुछ महीनों में ये लगातार सुर्खियों में बनी रही थी। कंस्ट्रक्शन पूरी तरह से बंद होने वाला है, लेकिन फिर यही कुछ एक हफ्ते पहले खबर आई कि मिस्टर जयराज ठाकुर इस कंपनी को पर्सनली हैंडल करेंगे। पहले बंद होने की खबर, फिर वापस शुरू होने की खबर। कोई ख़ास वजह? अरमान, जब बंद होने की खबरें मीडिया ने फैलाई थी तब ऐसा कुछ फैसला लिया ही नहीं गया था। डैड की हेल्थ इश्यूज़ के कारण वो कंपनी नहीं संभाल पा रहे थे और मैं उस वक्त मुंबई में स्टार्ट किए गए ब्रांच को हैंडल कर रहा था। इस बारे में मुझे कोई ख़ास आइडिया नहीं था। पता चला मीडिया वालों ने कुछ दिन बंद होने की बात को हमेशा के लिए बंद होना कह दिया। मुंबई का काम जल्द ख़त्म कर मैं यहाँ आया, बिकॉज इसको कभी बंद नहीं होने देना चाहता। डैड ने यही सब बताया था। उसकी सक्सेस की पहली सीढ़ी है जिसे मैं कभी नहीं छोड़ने वाला। ओ माई डिसाइडेड टू हेल इटली। तो आपको लगता है कि आप अपनी कंपनी को एक बार फिर उसी बुलंदियों तक पहुंचा पाएंगे? अरमान, नहीं, मुझे पूरा विश्वास है कि मैं अपनी कंपनी को पहले से भी ज़्यादा ऊंचाई तक पहुंचाऊंगा। कायनात, आई लाइक योर कॉन्फिडेंट मिस्टर ठाकुर। मेरी ओर से डील फाइनल है, सो नाउट्स पर डिसीजन। अरमान, डील इज ऑन मिस सूर्यवंशी। मैं कल ही अपने लॉयर से कॉन्ट्रैक्ट पेपर बनवा लूँगा। आप अपने लॉयर से चेक करवा कर साइन कर दीजिएगा। कायनात, श्योर। अरमान, आज से हम पार्टनर हुए। कायनात, ओनली पार्टनर, बिजनेस पार्टनर? अरमान, ओनली बिजनेस पार्टनर। मुझे कोई इंटरेस्ट भी नहीं है तुम्हें लाइफ पार्टनर बनाने का। कायनात, ओ तो मैं जैसे मरी जा रही हूँ आपकी लाइफ पार्टनर बनने के लिए। नौटंकी कर ले। ओ मान, प्लीज़ मुझसे शादी कर लीजिए, मुझे आपकी लाइफ पार्टनर बना लीजिए। आपने मुझे तीखी मिर्ची कहा तो आप हैं टिंडे। अरमान चौंक कर बोला, भिंडी। कायनात, तुम आलू जैसे हो, बिल्कुल अच्छे नहीं होते। उसकी बात सुनकर अरमान पेट पकड़कर हंसने लगा और बोला, ओ गॉड मिस्री, इट्स नॉट टिंडर। कायनात, इसमें इतना हंसने वाली क्या बात है? मुझे क्या? अरमान तुरंत बोला, अरे मेरा मतलब था तुम लड़की हो, तुम तो तोप का गोला हो। गोला? कायनात, अच्छा तो मैं तोप का गोला, तुम चिंगारी जो आग भड़काने का काम करते हो। अरमान शर्माने का ड्रामा करते हुए, तोप का गोला और चिंगारी क्या बात है? दोनों जब साथ आ जाए तो खिल जाते हैं फूल। कायनात मासूमियत से बोली, मान, आप इस स्कूल में पास हो गए? बुद्धू, आपको ये भी नहीं पता कि अगर तोप का गोला और चिंगारी एक साथ हो तो धमाका नहीं होता है। भालूराम, तुम्हें तो कुछ समझ नहीं आता।
ये बड़ी बातें करती हो, गहराई से भरी, और इन बातों को बिल्कुल अनाड़ी। फूल मतलब प्यार के फूल। एक मिनट, प्यार एमी से हो गया क्या? ऐसा कुछ नहीं है, तेरा दिमाग खराब हो गया। अरमान खुद में बड़बड़ाता रहा। उसे इस तरह खोए देख कायनात ने कहा, क्या हुआ? इमेजिंग करने लगे हैं अब आप? अरमान, तुमसे बात करना बेकार है। अरमान वहाँ से उठकर किचन की ओर जाते हुए बोला, जा रहा हूँ तुम्हारे लिए टिंडे की सब्जी बनाने। कायनात, नो मान प्लीज, मुझे नहीं खानी। टिंडे गंदा टेस्ट होता है, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। ना मुझे उल्लू बनाते थे ना जानू, दम बोलकर टिंडे खिला देते थे। अरमान, मिस्री, तुम्हें उल्लू बनाने की ज़रूरत ही क्या है? कायनात, वाह मिन, आई मीन तुम पहले से ही उल्लू हो। कायनात, वाट यू मान, आप ना बिल्कुल टीवी सीरियल के डिफ़िकल्ट पति जैसे मुझे परेशान कर रहे हैं। अरमान, हाय क्या बोली हो, मतलब मज़ा आ गया। मजाक में ही सही, मुझे अपना पति कहा तुमने। आज तो लड़की के दिल जीत लिया मैंने। कायनात ने चिढ़कर कहा, जो जस्ट शटअप, मैं किसी की पत्नी हूँ, ना कोई मेरा पति है और ना कभी ऐसा होगा। अरमान, अच्छा, कभी ना कभी तो कोई होगा ना तुम्हारा बेचारा अबला पति। कायनात, नो वे, कभी नहीं, क्योंकि मैं कभी शादी ही नहीं करने वाली। मोहब्बत, शादी, रिश्ता, इन शब्दों से मुझे नफ़रत है। ना इन शब्दों की मेरी ज़िंदगी में कोई जगह है, ना अहमियत। अरमान, अच्छा, इतनी नफ़रत? मिस्री, किसी भी चीज़ की वजह तो होती है, जैसे मोहब्बत से मेरी नफ़रत की अपनी एक वजह है, तो तुम्हारे इस नफ़रत की वजह ज़रूर कुछ होगा। कायनात, क्योंकि इस मोहब्बत और शादी ने मेरी पूरी ज़िंदगी को कलंक का नाम दे दिया। मेरी ज़िंदगी को मेरे जन्म से पहले ही एक ऐसे शब्द में बांध दिया जो अपने आप में ही एक निहायत वाहियात गाली सी है। अरमान, मैं कुछ समझा नहीं। कायनात, दो शब्द हैं नाज। आंख बंद कर उसने गहरी सांस ली और कहा, आई मीन नगी, बस नफ़रत, क्योंकि ये कुछ सिर्फ छाया है, किसी से प्यार नहीं होता। आजकल प्यार होता भी है तो सिर्फ जिस्मानी खूबसूरती में। यो खूबसूरती ढली तो मोहब्बत की हस्ती मिटने में वक्त नहीं लगता। लोगों ने अपनी जिस्मानी ज़रूरतों को पूरा करने को मोहब्बत का नाम दे दिया। ऐसी मोहब्बत अक्सर बाज़ारों में कौड़ियों के भाव बिकती है। कायनात, सूर्यवंशी को ऐसी सस्ती चीज़ों का शौक़ नहीं था। मज़ा तो तब आए जब उस मोह की कीमत इतनी हो कि बोली लगने वाले की औकात जवाब दे दे। आजकल की मोहब्बत वो सस्ता नशा हो चुकी है जो मुश्किल से कुछ वक्त तक हावी रहता है। असली मज़ा तो तब आए जब वो नशा सर चढ़ जाए, ऐसा बोले कि दुनिया के सारे मकानों का नशा फीका पड़ जाए। अरमान, मोहब्बत से नफ़रत है, फिर भी मोहब्बत के बारे में बहुत गहराई से सोचती हूँ। इरादा क्या है? कहीं इस नशे में डूबने का तो दिल नहीं कर रहा। कायनात, इरादे बहुत मजबूत हैं, खुद को नफ़रत में डुबोने के। ऐसी नफ़रत जहाँ मोहब्बत का साया भी ना हो। अरमान, अक्सर मोहब्बत से नफ़रत करने वाले ही किसी की मोहब्बत में फंसे होते हैं। कायनात, जिसे आप फना होना कहते हैं उसे मैं बर्बाद होना कहती हूँ, और मुझे बर्बाद होने का नहीं बल्कि बर्बाद करने के शौक़ है। अरमान, बर्बाद होना और ना होना अलग अलग बातें हैं, और मोह में दोनों का अपना अलग मज़ा है। औरों को ही मुबारक जो इस बला, इस नफ़रत में हर पल खुद को जलाने में है, वो कभी इस मोहब्बत में हो ही नहीं सकता, क्योंकि मोहब्बत सिर्फ दर्द देना जानती है। दर्द, और मेरे पास दर्द का स्टॉक पहले से ही है और नहीं चाहिए। अरमान, मोहब्बत के इस दर्द में भी एक सुकून होता है। जिस दिन तुम इस मोहब्बत से रूबरू होगी उस दिन खुद ही समझ जाओगी। कायनात, वो दिन कभी नहीं आएगा, क्योंकि उसके लिए दिल होना चाहिए जो मेरे पास नहीं है। अगर कुछ है तो मल से भरा एक पत्थर, जिसका बोझ हर पल मुझे मेरी ज़िंदगी से नफ़रत करने को मजबूर करता है। इसके बाद दोनों के बीच खामोशी पसर गई मोहब्बत को लेकर। दोनों के अपने
अलग ख्यालात थे और दोनों ही अपनी राय को सही साबित करना चाह रहे थे। जहाँ अरमान उनको दिलासा देना चाहता था जो दिल कायनात ने दिल पर जम चुकी थी, और वही कायनात उस नफ़रत को हर पल बढ़ाते हुए खुद को उसमें सरोवर कर लेना चाहती थी। लगभग आधे घंटे बाद अरमान किचन से निकला और सीढ़ियों की ओर बढ़ते हुए कायनात से बोला, मिस्री मैं आता हूँ थोड़ी देर में। कायनात ने हाँ में सर हिलाते हुए नाक सिकोड़ते कर कहा, मान आप दरवाजे का भी कभी यूज करेंगे या नहीं? अरमान मिस्री का नाम दरवाज़ा पूछ, लेकिन आज नहीं, कभी और ख़ास दिन जब देखो। अगर मैंने दरवाजे का यूज किया तो वेस्टेज होगा, इस दरवाज़ा बाहर जाएगा, फिर तुम्हारे लॉन से होते हुए मेन दरवाजे गेट, फिर जोन से गुजर कर पार कर मैं होता हुआ जाऊंगा अपने कमरे में, फिर उसे फॉलो कर आऊँगा। इट्स टाइम लॉन्च। यहाँ में देखो, सीढ़ियों से तुम्हारा कमरा देख, बालकोनी से सीधा कायनात। वाह, समय की बचत करता कोई आपसे सीखे। किसी ने आपको यूँ बालकनी से बंदरों की तरह कूदते देख लिया ना तो चोर समझकर कायदे से कूट देंगे। अरमान, तो तुम किस दिन काम आओगी? बचा लेना, पीटने मत देना मुझे। इतना बल और सीढ़ियों पर भागता कायनात के कमरे की ओर चला गया। इधर अपना सर झटकते हुए धीरे से, आप वाकई नहीं सुधर सकते। थोड़ी देर बाद अरमान वापस आया तो उसके हाथ में अपना लैपटॉप था। वहीं सोफे पर बैठकर अपने मेल्स चेक करने लगा। उसमें फैशन हाउस केस कर रही थी। फैशन शो के लिए उसे ड्रेसेस सेट करनी थी। दोनों अपने अपने काम में मसरूफ़ थे। थोड़ी देर बाद कायनात मान लैपटॉप में नज़रें गड़ाए हुए अरमान बोला, कायनात। अरमान ने उसे पानी पिलाया और घड़ी की ओर देखा। 9 बज चुके थे। इट्स ऑलरेडी 9। मिस्री, तुम्हें भूख लगी होगी ना, बोलना चाहिए था ना, मैंने भी ध्यान नहीं दिया। मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आता हूँ। कायनात, रिलैक्स, इट्स ओके, 9 ही बजे हैं। जनरली इस वक्त मैं ऑफिस से आती हूँ, वैसे भी मुझे रात को भूखा रहने की आदत है। अरमान, अच्छा, बहुत अच्छी आदत है। कितना बोली रही हो? क्या सोचा था? अरमान खुश होगा, शाबाशी देगा। इस वक्त ऑफिस से सीरियसली खुद की कोई चिंता नहीं है। जानती हो ना, आजकल लड़कियों के लिए इस वक्त बाहर रहना सेफ नहीं है। आई नो, तुम कंफर्टेबल हो खुद के लिए, लेकिन फिर भी रिस्क लेने से क्या फ़ायदा? और क्या कहा? रात को भूखे रहने की आदत? देखा था कल रात तुम्हें आदत है। महज मुझे अपनी माँ के कत्ल का बदला लेने का जुनून नहीं है, बल्कि एक तड़प भी है। बहुत कुछ सा है। तुम्हारी इन नीली खूबसूरत आँखों ने शायद इसलिए मुरझा गई हैं। ऐसा लगता है जैसे दर्द का वो कहर तुमने देखा है, जिसकी कल्पना तक किसी को बुरी तरह बिखेर देती है। अरमान अपनी सोच में उलझा हुआ था। प्लेट में खाना लेकर वो कायनात के पास आया और उसके पास बैठकर बिना कुछ बोले उसकी ओर निवाला बढ़ाया। आलू के पराठे, इट्स माय फेवरेट। पर आप तो टिंडे बनाने वाले थे ना? खाते हुए कायनात बच्चे की तरह खुश हो गई थी। अरमान, सोचा तो था, मगर फिर अपने जासूसों से पता किया कि तुम्हें आलू के पराठे बहुत पसंद है, तो इसलिए बना दिया। पसंद आया? कायनात, इट्स टू यम्मी मान, बिल्कुल भैया के जैसे। अरमान हल्के से मुस्कुराया और उसे खिलाने लगा। कायनात ने ज़बरदस्ती उसे भी खाने को कहा। अरमान की नज़रों के आगे अब तक कायनात का दर्द से लबरेज चेहरा घूम रहा था। उसका खाने का बिल्कुल मन नहीं था, लेकिन कायनात की खुशी के लिए उसने थोड़ा बहुत खाया। कायनात को दवाई देकर उसके रूम में सुलाया और सर पर हाथ फेरते हुए बोला, प्लीज़, कोई भी ज़रूरत हो तुरंत कॉल करना, या बस एक बार आवाज़ लगा देना। दोपहर में जो कलाकारी दिखाई वो मत करना। मैं यही बालकोनी में हूँ। ओके, अब सो जाओ, रेस्ट करोगी तो जल्दी ठीक हो जाओगी। कायनात ने अच्छे से बच्चे की तरह सर हाँ में हिलाया, झट से अपनी नीली आंखों को घने पलकों से छिपा लिया। अरमान आकर अपना लैपटॉप लेकर बालकनी में बैठ गया और ऑफिस का काम देखने लगा। साथ ही वो किसी सोच में डूबा था। अचानक ही उसका ध्यान तारीख पर गया तो उसके चेहरे पर कड़वड़ाहट पसर गई।
जिसे तुरंत सर झटक कर उसने खुद से दूर किया और दोबारा लैपटॉप पर उंगलियां चलाने लगा। तो दोस्तों आज का पार्ट हम यही ख़त्म करते हैं। अगर स्टोरी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर।